ये 5 सरपंच जहां कुछ मौजूद होंगे, अपने घरों में नहीं सोते थे, लेकिन जमहूरियत को जिंदा रखा। यहाँ एक ही मसला नहीं है, यहाँ बहुत से मसाइल हैं। या बनचोट सुगनवार जो से मजलूम कोमस बकार ना त्रावत नेड बंगड़े रोस्तम जो पाने अंदर। अपने देश की, अपने मुल्क की, अपने समाज की तरक्की के लिए अच्छा सोच रखेंगे। हम क्यों हर काम अपना निकालने श्रीनगर जाए? आदाब नाजरीन, रूबरू का आज का शुमारा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, यहाँ के लोगों से बातचीत हमारी जारी है। हमने जाना क्या कुछ मसाइल हैं इनके, और हमारी यही कोशिश रहेगी इनके मसाइल, इनके ख्यालात आला हुकाम तक पहुँचाना। तो आइए, जो कुछ सवालात रह गए थे आज उन्हीं पर बात होगी। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। डोरू शाहबाद जो है ये इलाका, यहाँ से बड़े बड़े हस्तियां जो है इसी डोरू शाहबाद से निकल के गई हैं। उनसे वादा किया गया था हमारे इलाके से कि वेरीनाग को टूरिस्ट मैप पर लाया जाएगा। इन 50% में लगभग 50-60 साल से पानी नहीं आ रहा है, पानी ही नहीं है। यहाँ एक ही मसला नहीं है, यहाँ बहुत से मसाइल हैं। बोर्ड तो हमने बहुत खूबसूरत देखे हैं, मगर अभी काम उस पर नहीं हुआ। एनेस्थीसिया जो डॉक्टर है वो श्रीनगर से 1 या 2 दिन यहाँ पर आते हैं। 73 में हमारे चीफ मिनिस्टर सईद मीर कासिम ने इसको तहसील का दर्जा दिया है। अगर कपरन देसा बनता है तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलने का उसमें एक चांस रहेगा। जो यहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो भी बाहर से कस्टमर्स आते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्पताल की कमी महसूस करते हैं, उनको पैरास्टामोल लाने के लिए ऑटो करना पड़ता है। नाज़रीन, अब बात करेंगे मंशियात के हवाले से। जानना चाहेंगे यहाँ की आवाम से, जो ये मंशियात की लत, बढ़ती हुई मंशियात की लत जो है, क्या वजूहात है, किन वजह से नौजवानों में, हमारे यूथ में जो मंशियात की लत है वो बढ़ रही है? ऐसा न हो कि बस बात तक रह जाए और इसका कोई फिर हल ना निकल जाए। सबसे पहले अभी आपने जो सवाल पूछा कि जो मंशियात है वो कश्मीर में कहां तक उस पे कर्ब हो चुका है, वो बढ़ रहा है, यहाँ पे ये केसेस दिन ब दिन आते जा रहे, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल पूरे ये जो अपनी बात है अपने अवाम तक भी रखना चाहूंगा और हुकूमत तक भी रखना चाहूंगा। एक तरफ से हम लोग ये कहते हैं कि मंशियात बढ़ रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसकी जड़ कहां पे है। आज आप देखिए, रिसेंटली अनंतनाग के अंदर अशमुकाम के अंदर एक वाक़ा आ गया, या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो रिसेंटली वाकयात आ गए सामने, तो उसकी वजह क्या है? द रीजन इज कि बच्चों को भी पता है कि जब हमें कोई पकड़ता है, पुलिस लेती है, तो पुलिस जो खुद है वो बेचारे भी वो भी लाचार है। वो बंदे को 2-3 दिन जेल के अंदर रखते फिर छोड़ते। वबा जो हमारे पूरी वैली में फैल रही है, मैं वैली की बात छोड़कर कि फिक्र तो होनी चाहिए एक वालिदैन की हैसियत से, एक शहरी है होने की हैसियत से मुझे फिक्र होनी चाहिए, मगर मैं अपने शाहबाद की बात कर रहा हूं। मैंने अकेले जंग छिड़ी थी, ये सभी वाकिफ है मेरे। अकेले जंग 2 साल पहले मैंने छिड़ी थी, इसके खिलाफ अकेला मैं निकला था। खुदा के फजल करम से फिर कारवां बढ़ता गया मेरे जवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, अल्लाह ताला का फजल, और उसमें पुलिस का भी ताउन था। 272 लोग 2 साल पहले डोरू शाहबाद में इसमें इन्वॉल्व थे। उसमें 40 लड़कियां थी और बाकी लड़के थे। आज के डेट में मेरे पास सिर्फ जो मेरा कल का सर्वे, 3 दिन पहले मेरा सर्वे है, 23 बच्चे अभी भी है। 272 से लेकर 24 तक हमने पहुंचा दिया अल्लाह ताला के फजल करम से। दूसरी ये बात है, हमारे शाहबाद में 20 उसमें कारोबारी लोग थे जो धंधा करते थे, कारोबारी 20 लोग थे, उसमें घटा के 4 पर पहुंच गए हम। अल्लाह ताला का ये फजल करम था कि हमने कुछ, अब जो मेरे भाई साहब ने बताया कि आप पूरे गवर्नमेंट या कोई एजेंसी, कोई दुश्मन, जान का दुश्मन वहां से जहर लेकर आए, मेरे आंगन के सामने बेचने शुरू करे, क्या मैं पीऊं? नहीं।
सबसे पहली मेरी राय ये है, मैं पूछना चाहता हूं, अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व बच्चे हो रहे हैं, वो तो सबको पता है हो रहे हैं, लेकिन वो आता कहां से है? ये सवाल है, कहां से आता है और कैसे हमारे लड़कों तक पहुंचता है? अगर पिछले हाल ही कुछ दिनों पहले अपनी मां को एक बच्चे ने मार दिया, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की ही बात है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की ही बात है, एक बच्चे ने अपनी मां का कत्ल कर दिया, दोस्त के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। उस पे उसने बाद में कैसे फंसाया? अपने बाप को फंसाया, रिश्तेदारों को फंसाया, इसने मारा। लेकिन असली वजह निकलते निकलते 4 दिन में निकल गई। कानून हमारा बहुत तेज है, पुलिस J&K की बहुत ज्यादा तेज है, पुलिस ने वो जल्दी निकाला, मगर वो आया कहां से? उसको खराब किसने किया? मसला ये है, उसको खराब किसने किया? बेकार जब लड़का हो गया, लड़का घर में बेकार है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कैलीग्राफी करता है, कोई तस्वीरें बनाता है, कोई सिंगर है, कोई शायर है, जैसे कि ये सरजमीन शायरों की है, इसको कहते ही हैं सूफियों की धरती। डूरू, हमारा डूरू जो है ये सूफियों की धरती है, सरजमीन है सूफियों की। यहां पे हमें आर्टिस्ट मिलते हैं, जब भी कोई आर्टिस्ट हमें मिलता है ना, वो या तो चरस पी रहा होगा या और कुछ कर रहा होगा। क्यों कर रहा है? वो डिप्रेशन में है। वो क्यों डिप्रेशन में? उसको कुछ नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है उसको। अभी तक बात चल रही थी डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन ज़्यादा है, ड्रग्स ज़्यादा है। हर तरह मुझे लगा कि यूथ को लग ही रहा था कि हमारा जो डूरू शाहबाद है स्विच अंदर अंदर ख़त्म गुमुत, बट ऐसी बात नहीं है। बीइंग एन इनोवेटर, तो मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया लगभग 50 से 60 इनोवेटर्स है। इनोवेटर्स मीन्स कि जो नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं ना, तो उन 50 से 60 इनोवेटर्स में 20 से 30 इनोवेटर्स हमारे कश्मीर से है। आप सोचो कि ये कितनी खुशकिस्मती की बात है। और एक बात मैं ऐड करूंगा कि उन इनोवेटर्स में से लगभग 13 से 15 इनोवेटर हमारे डूरू शाहबाद से है। तो डूरू शाहबाद को द हब ऑफ इनोवेशंस भी बोला जाता है, ये आपने सुना नहीं होगा अभी तक। तो ग्रास रूट इनोवेशंस से लेके हमारे इनोवेटर्स इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं, वहाँ पे अपनी इनोवेशंस को पिच करा है एंड आज सक्सेसफुली वो मतलब इंडिया को दिखा चुके हैं। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे लोग नरेगा को डेवलपमेंट बोल रहे हैं, और आप देखिए ये बदकिस्मती है, यहां पे बंड को डेवलपमेंट बोली जा रही है। आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर कंपेयर करोगे कश्मीर के साथ, तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर में डेवलपमेंट कहां हो रही है। आप देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है। जापान में आप देखिए ट्रेन जो है वो समंदर के नीचे से जा रही है, और यहां पे अभी पटरी के ऊपर से नहीं जा पाती है। रिसेंटली हमने देखा कि कश्मीर के अंदर ट्रेन जो है वो ट्रैक से डिवेट होगी। तो आप देखिए कि सिस्टम क्या है यहाँ पे, मौसम हालात सभी को पता है, और फिर भी आप एक ट्रेन को अलाउ करते हैं कि आप चले जाइए। तो एजुकेशन की अगर मैं बात यहां पे करूं, तो आप देखिए मौसम यहां पे डिफरेंट है। आपके रेस्ट ऑफ द कंट्री स्टेट्स में जो मौसम है वो यहां पे नहीं है। अगर आप देखोगे जहां पे यहां हायर सेकेंडरीज है या यहां पे कॉलेजेस है, तो फैसिलिटीज कितनी आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हो? क्या आपके इंस्टीट्यूट्स ऐसे है कि जहां पे आपका बच्चा जो है विंटर में सर्व कर पाएगा आपके इंस्टीट्यूट में? क्या आपके इंस्टीट्यूट्स में आप बोल रहे हो कि प्राइवेट स्कूल जो है हम उनको अपनी जगह पे, इसको कहते हैं ना कश्मीर में, अगर न बुद्ध चाहिए गोवस्त बनावा तो पानस्यो। हमें अपने बच्चे को देखना है कि ये हमारा बच्चा जो मासूम बच्चा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या घर बैठकर है, या उसने पढ़ के रखा है घर में बैठा है, क्या उसकी एक्टिविटीज क्या है, वो कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, स्कूल कितने बजे जाता है, स्कूल में आता कितने बजे, ड्यूटी कब जाता है, ट्यूशन कब जाता है। ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को सुधारे। इसका मतलब नहीं गवर्नमेंट, जैसे मेरे भाई साहब ने बताया, गवर्नमेंट या कोई एजेंसी, चाहे सरहद पार से या सरहद अंदर के लोग हमें जहर बेचने के लिए आमादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने बच्चे को पढ़ा डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, स्कॉलर बनाना, मगर सबसे पहले हमें अपने बच्चे को एक इंसान बनाने की जरूरत है। हम कैसे ये बियर करेंगे मेरा बच्चा घर से निकलकर एक बदमाश के हाथों में बिक जाए? ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको काबू करेंगे। मैं फख्र से कहता हूं कि मेरे शाहबाद में मैंने 272 अकेले आदमी निकलकर, और खुदा के फजल करम से उसमें पुलिस का सहयोग भी था और समाज के सोसाइटी औकाफ वालों का सहयोग था। इसी हाल में हमने पहली मीटिंग की थी। 272 से लेकर 23 आज खुदा के फजल करम से वो भी चंद रोज में वो भी खत्म
हो जाएगा। इस नासूर को खत्म करने के लिए हम गवर्नमेंट के बलबूते पर जीने वाले तो नहीं है, हमें खुद निकलना है, हम इसको काबू करना है, मिलजुल कर काम करना है। हम एक इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से इस वबा को पूरे शाबाद के साथ पूरे कश्मीर पूरे दुनिया से इसे इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अगर देखा जाए तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है साउथ कश्मीर में जो हमारा यूथ है वो ज्यादा इन्वॉल्व है मिलिटेंसी एक्टिविटीज को लेकर या बाकी एंटी नेशन जो एक्टिविटीज है हम देखेंगे तो एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स जो साउथ कश्मीर का यूथ है ज्यादा इन्वॉल्व है। तो आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों ये इन जैसी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि आप यहां पे प्रॉब्लम यह है कि यहां जो है ना रूट काज पे नहीं जाते लोग। यहां पे बस ये देखते हैं कि अगर बंदे ने खुदकुशी की तो बस उसने अपनी जान के साथ खेला। एक बंदा जो है वो गन लेता है, ठीक है, जिनको हम मिलिटेंट्स कहते हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं देखते कि उसका रूट काज क्या है, क्यों बंदा अपनी जान पे खेल के कुछ एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि यहां पे ड्रग्स क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, जब आप बच्चे को परमिट कर रहे हो इन चीजों से, मुझे आप बताइए कि जो ड्रग यहां पे, आप डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात कीजिए और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की बात कीजिए, एट लीस्ट मोर देन 3 करोड़ रुपया जो है ड्रग सिस्टम पे एक दिन में यूज हो रहा है ओनली इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एंड श्रीनगर। हु इज प्रोवाइडिंग दिस सिस्टम टू द यूथ? मुझे आप बताइए। अगर मैं ड्रग्स ले रहा हूं, मुझे आप बताइए मैं ड्रग्स कहां से ले रहा हूं? प्राइवेट कंपनीज आएंगे तो जे&के के जो बेरोजगारी का जो मसला है, जो अभी भी बर्निंग इशू है, तो वो खत्म हो जाएगा। करंटली जो रिपोर्ट आया है कि जो जे&के की जो बेरोजगारी जो रेशो है वो 22% से वो सुपरसीड हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है सर। तो हमारा यही है कि एक तरफ से अगर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो जॉब्स है वहां पे तो आप देख सकते हो वहां पे भी अफरा तफरी हो रही है, वहां पर उनको कभी कैंसिल होता है एग्जाम, कभी कुछ। तो मतलब जो बेरोजगारी की जो रेट है वो अलार्मिंग स्पीड में बढ़ रही है। हमारे अभी यही क्वेश्चन है, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि एलजी सर से मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सर अगर ग्राउंड पे सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक है, तो अभी तक कॉर्पोरेट सेक्टर, अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्यों जे&के में नहीं आ रहा है? क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि जो यूथ है यहाँ पे, यूथ के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है कि वो अब कैसे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई सोर्स ही नहीं है, कोई रिसोर्स ही नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और ये हम जानना चाहते हैं, अगर अभी ग्राउंड पे सब कुछ ठीक है तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर आप कब लाएंगे? कब यहाँ पर हम देखेंगे कि जनपैक्ट कंपनी आ गई है, कंसंट्रेक्ट कंपनी, बड़े बड़े कंपनी आ गई है, सो दैट कि जो अभी ये बर्निंग इशू है हमारे जे&के में कि इसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकल आए। अहम बात है एजुकेशन के मुतल्लिक। एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ पे है फेलियर है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो रोल है कम हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों का रोल ज़्यादा हो रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हमारे टीचर्स है, जो हमारे मुलाजमीन है, वो अपने बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते हैं उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए उनका असर कम हमारे बच्चों में, इसलिए सरकारी स्कूलों का निज़ाम जो दरहम बरहम है, वरना हर एक फैसिलिटी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हम चाहते हैं सरकार एक स्टेप ले कि सरकार एक सरकारी उस्ताद जो सरकार की तरफ से एजुकेशन के जरिए से तनख्वाह ले रहा है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिट हो, सरकारी स्कूल में एडमिशन ले, और ये जरूरी रूल होना चाहिए जिससे एजुकेशन सिस्टम का बदलाव होगा। रफ्तार इशाबादे, गफ्तार इशाबादे, दस्तार इशाबादे, या सर जमीन असमज रसुल मीर गोपोत मोहम्मद गामी गोपोत, ता सर जमीन असमज आवे वहीं करना से मोहक कास करनुक। हम गरीब लोग है, दिन पर मजदूरी करता है, हम कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे? यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर का बच्चा जो है उनको बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में जाता है, वो तालीम हासिल करता है। गुजर का लड़का बेचारा 8वीं पास 10वीं पास करता है बड़ी मुश्किल से, उसको भी मेहनत टीचर पूरा होना चाहिए। जहां तक तालीम की बात है तो इलाका तालीमी लिहाज से बहुत ज़रख़ैज़ है। यहाँ बड़े बड़े शायर जैसे रसुल मीर, महमूद गामी, और जहां कपरन से हमें मशकूर कपरन, इसी तरह बहुत से अदीब
बहुत से सियासतदान, उन्होंने इस इलाके के नाम को बहुत रोशन किया है, लेकिन आज ये इलाका क्यों गमज़दा है? बुनियादी तौर कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मुल्की लेवल पर हैं। अगर हमें तालीमी निज़ाम को अगर हम उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो हमने चाहिए था कि हम उन बच्चों से पूछें कि आपको क्या चाहिए, लेकिन हम शीश महलों में बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि इनको क्या चाहिए। कभी भी बच्चों से नहीं पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। हम कहते हैं तालीम का हक, लेकिन तालीम का हक कैसे मिले बच्चों को जिनसे पूछा ही नहीं जाता? और जब बच्चे की फरियाद को सुना जाए तो वो कहता है कि मुझे नहीं ऐसी तालीम चाहिए जो किसी आंगन के सूखे दरख्त का इलाज न बताए, जो मलेरिया दस्त का इलाज न बता पाए। मुझे क्या पढ़नी वो तारीख जो नफरत और भाईचारा गठाए। हम सीधे डायरेक्ट वार करते हैं प्राइवेट स्कूल्स पर, तो शायद ये ठीक नहीं होगा। हमें ये सोचना चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उन पे हमें फोकस ज़्यादा कर रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स है अवेलेबल रखे, गवर्नमेंट ने उनको बताना है कि पढ़ाना है। लेकिन साथ साथ में हमारे प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट एजुकेशन है, वहाँ पर बिल्कुल स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग वो पढ़ाते हैं टीचर्स वहाँ पर। इसलिए लाजमी है वो भी होगा, ये भी होगा, तो एजुकेशन होगा। डेवलपमेंट एजुकेशन से होती है। डेवलपमेंट कंट्रीज जो होती है वहाँ पर एजुकेशन फ्री और ओपन होता है। यहाँ पर भी एजुकेशन जो है वो ओपन होना। यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर, जो सिलेबस जो 6th और 10th तक अभी किया है इसने कि जो गवर्नमेंट सिलेबस होगा बिल्कुल वही पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। अब सेकंड फेज में गवर्नमेंट जा रहा है कि अब फर्स्ट से ही हम करेंगे कि हम बिल्कुल गवर्नमेंट सिलेबस जो है, जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सिलेबस जो होगा वही पढ़ाया जाएगा। देखिए, प्राइवेट स्कूल जो है वो मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट वो पैसा लेते। आई एम रनिंग ए प्राइवेट स्कूल, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे देखिए क्या है। प्राइवेट, हम ये नहीं देखते कि प्राइवेट स्कूल वाले मेहनत कैसे कर रहे, बल्कि हम ये क्या कह रहे हैं कि उनको भी अपना जैसा बना देंगे। अगर आप 90,000 रुपया एक लेक्चरर को देते हो, किस लिए देते हो? पढ़ाने के लिए लेते हो। और प्राइवेट स्कूल के अंदर जो टीचर काम करता है वो 5,000 में काम करता है। अगर वो 5,000 में काम करने वाला एक हार्ड वर्किंग गाय के तौर पे काम करता है, वो जान लगा के बच्चों को पढ़ाता है, तो आपकी कॉलेज के अंदर जो 90,000 रुपए लेकर बैठा है बंदा, वो ऐसी मेहनत क्यों नहीं कर रहा है? तो अगर प्राइवेट स्कूल का बंदा जो है उसके पास लाइब्रेरी है, उसके पास कंप्यूटर लैब है और उसके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है वहां पे, तो आपके पास फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से आते, आप ये चीजें क्यों नहीं लगाते हो? आपके हायर सेकेंडरीज में, हाई स्कूल में, कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब्स क्यों नहीं है? वहां पे डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, जहां हो रहा है वहां बदकिस्मती यह है कि वहां पे उनको ताले लगाए जाते हैं। बच्चों को बोला जाता है कि ये जो कंप्यूटर लैब है इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स है ये काफी हाईली कॉस्टली है, तो वहां आप मत जाइए। मतलब वो वहां पे है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। डूरू वेरी नाग को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक मॉडल अस्पताल के साथ ही एक पुल जो पुराने जमाने के बाद 1962 में तामीर हुआ था, फिर ढह गया था। उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स हुई, मगर आज के डेट में वहां अस्पताल हमारे साथ है, एम्बुलेंस निकलने के साथ साथ पूरा ट्रैफिक जाम होता है और बीच बीच में एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है क्योंकि यहां से जो ट्रैफिक जाता है, आदमी को चलने के लिए जगह नहीं। हमने गुजारिश की थी, उनका DPR मेरे ख्याल से बना हुआ, मगर इंतजामिया ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वहां दूसरा पुल होना चाहिए। ये तामीर उतारे की बात है मैडम। दूसरा ये कि यहां से ये जो यहां बैठे रसूल मेरम ऑडिटोरियम से लेकर इसे दूसरे वार्ड को जोड़ने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हमने फुट ब्रिज बताया था, उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। और ये वार्ड नंबर 1 तुम्बिरपोरा हमारा है, तो हमारी दूसरा ये कि अब अच्छी बात हुई, मैकडम रोडों पर पड़ गया, ये बात ठीक है, ये अच्छी बात है। और आप जो हमारे अफसरान जितने भी है वो ड्यूटी पर बराबर आते हैं, बराबर निकलते हैं। खूब वजह डर की वजह से वो कहते हैं कि कोई हमें डेडवुड करार न दिया जाए। हर कोई जानता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, इससे कैंसर होता है, उस डब्बी पे लिखा भी होता है। मुझे आप बताइए, अगर इस चीज को मार्केट में आप लाओगी नहीं तो जवान जो हमारा वो कहां से लाएगा इसको? तो दिस इज द प्रॉब्लम। जब मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल है
और यहां पे जिस समाज में हम लोग रह रहे, एक होता है ना वो जो सिंपली ड्रग्स यूज कर, दूसरा जो इसके ब्रोकर जो है। मुझे आप बताइए कि हर कोई जानता है कि फलानी फलानी जगह पे ऐसा ब्रोकर बैठा है, तो आप उनके लिए आप लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते हो? जब सप्लाई नहीं आएगी तो बंदा यहां से लेकर यूज कैसे करेगा? सो कंसर्न यह है कि आपने इतना बॉर्डर बनाया हुआ है, आप कहते हो कि पाकिस्तान से आ रहा है, नेपाल से आ रहा है या बाकी कंट्रीज से आ रहा है, तो आपने अपने बॉर्डर्स को इतना टाइट क्यों नहीं किया है कि ये सप्लाई आती ही नहीं? कि अगर देखा जाएगा यहाँ साउथ कश्मीर में या अगर नॉर्थ कश्मीर की भी बात करेंगे, जो ये मंशियात जो है ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, इसकी क्या वजह है? वजह यही है कि जो मैम ने सवाल किया कि साउथ कश्मीर में इसकी ज्यादा जो तादाद है, क्यों ज्यादा है? तो पहले मैं ये बताऊं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस बात है कि यह वालिदैन की लापरवाहियों की वजह से होता है। एक दूसरा, मुझे माफ कर लें, अगर आज के दौर में पूरे सिस्टम को, एजेंसीज को पता है कि किस घर में कौन सा मेहमान है, क्या ये एजेंसी को पता नहीं, पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को या हमारे बैठे जितने भी हैं उनको ये पता नहीं कि किस घर में और किस महल्ले में, किस एरिया में मंशियात का कारोबारी है? ये मंशियात आता कहां से? जो आपने बताया कि साउथ कश्मीर, नहीं, साउथ का बारामूला पहले नंबर पर नॉर्थ कश्मीर आता है, दूसरे नंबर पर अनंतनाग आता है साउथ कश्मीर, तीसरे नंबर श्रीनगर आता है। और अगर हम तादाद की बात करें, अगर इसी पर हम बैठेंगे, क्योंकि ये तो वबा फैल गई, इसको रोकने के लिए हम सब जो हमें एकजुट कर इसको खत्म करने की जरूरत है। चाहे वो कहां से, सरहद पार से मंशियात आ रहा है या सरहद अभी मेरे भाई ने सरहद में, थोड़ी मैं सरहद पर बैठा हूं, थोड़ी मैं पुलिस का डंडा लेकर बैठा हूं, थोड़ी में मेरे पास मशीनरी है। ये हम सबको, गवर्नमेंट को ताउन करके इस वबा को खत्म करने की जरूरत है। चाहे इसकी तादाद साउथ में ज्यादा या कम है, चाहे श्रीनगर में इसकी तादाद कम या ज्यादा है, अगर हम सो गए तो एक दिन आएगा कि हमें इंसान के बदले सिर्फ नशीले लोग पूरे समाज में मिलेंगे। हमारे अनंतनाग में कभी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सिंगर्स आते हैं, शायर आते हैं। कहां से आते हैं? वो कहां से आते हैं? पंजाब से, दिल्ली से, जम्मू से, श्रीनगर से। अनंतनाग के किसी को आज तक पूछा किसी ने? जवाब दीजिए, हां या ना में बताइए। किसी को नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? हमारे पीछे है नहीं कोई, हमें कोई बैक नहीं करता। मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं एक सिंगर हूं, मैं चाहता हूं मेरे साथ जो लड़के हैं, जो सिंगर्स हैं, जो भी कोई आर्ट जिनमें है, उनको आगे निकाला जाए, उनको बाहर निकाला जाए, उनको दुनिया दिखाई जाए। वो दुनिया देखने से पहले ही बेचारे नशे में मुब्तला हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? जब उनको काम नहीं मिलता है। अगर पहलगांव में कुछ भी टूरिज्म का कोई भी प्रोग्राम होता है, वहां पे कौन बुक होता है? श्रीनगर से लोग सारे हैं। अनंतनाग में अगर बेटर टैलेंट है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। हमारे रसूल मीर साहब यहीं से निकले, कितने कितने शायर यहां से निकले। उनको उस धरती की तरफ किसी ने देखा कभी? ऑडिटोरियम बनाने से कुछ नहीं होता है। जब ऑडिटोरियम बन गया, ये ऑडिटोरियम बन गया, इसके बनने से कुछ नहीं होगा जब तक यहां के लड़कों को, यहां की यूथ को यहां पे इन्वॉल्व ना किया जाए, प्रोग्राम्स करवाए जाए उनके लिए। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।